नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है छायावाद की पृष्ठभूमि और उसका विकास। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो लेक्चर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस युग के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, उसको हम आधुनिक युग का स्वर्ण काल भी कहते हैं। छायावाद की पृष्ठभूमि कैसे निर्मित होती है और उसका विकास कैसे होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका किस तरीके से मूल्यांकन किया है, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी रेखांकित करेंगे। तो आगामी यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम और अन्य राज्यों की प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज की ये चर्चा महत्वपूर्ण है और हम चर्चा करते करते पहुंच गए हैं टॉपिक नंबर 85 के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि इसके पहले जितने भी वीडियो लेक्चर आए होंगे टॉपिक्स पर हमने चर्चा की है, आप सभी उनको अपने टाइम टेबल के हिसाब से निश्चित तौर पर पढ़ रहे होंगे और आपको उसका लाभ मिल रहा होगा कि किस तरीके से हमें मूल किताबों को पढ़ना है, टेक्स्ट को पढ़ना है और इतिहासकार की इतिहास दृष्टि को समझना है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि छायावाद की पृष्ठभूमि किस तरीके से निर्मित होती है और उसका विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छायावाद के अंतर्गत ही मैथिली शरण गुप्त की थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है और आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि के तौर पर थे और द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया में या प्रतिरोध में छायावाद का जन्म हुआ था। तो उस समय मैथिली शरण गुप्त जब लिख रहे थे तभी छायावाद का समय आ गया था। हालांकि गुप्त जी ने लंबे समय तक रचना कर्म किया है। तो कहीं न कहीं कुछ साहित्यकार या लेखक दो प्रवृत्तियों के बीच में संक्रमण काल की स्थिति में होते हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त को आप द्विवेदी युगीन कवियों में ही रखेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में यहाँ पर कुछ तथ्य है जो कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि गुप्त जी की नक्षत्र निपात 1914, अनुरोध 1915, पुष्पांजलि 1917, स्वयं आगत 1918 इत्यादि कविताएं ध्यान देने योग्य हैं। पुष्पांजलि और स्वयं आगत की कुछ पंक्तियां आगे देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार मैथिली शरण गुप्त की ऐसी कविताओं का नाम दिया गया है जिस पर कि आप सभी का कम ध्यान जाता होगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, नक्षत्र निपात, अनुरोध, पुष्पांजलि। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पुष्पांजलि आखिरकार किसकी रचना है। वो है मैथिली शरण गुप्त की। स्वयं आगत दोनों को ध्यान में आप रख सकते हैं। तो पुष्पांजलि और स्वयं आगत की कुछ पंक्तियां उदाहरण के तौर पर दी गई हैं। मेरे आंगन का एक फूल सौभाग्य भाव से मिला हुआ, स्वाक्षोश्वासन से हिला हुआ, संसार विटप से खिला हुआ, झड़ पड़ा अचानक झूल झूल। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से इसमें चित्रमयता दिखाई पड़ रही है, कुछ बिंब आपके सामने उपस्थित हो रहे होंगे। दूसरा उदाहरण है, तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊं मैं। ऐसा लग रहा है कि ये सब पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं, रहस्यात्मक तरीके की पंक्तियां दिखलाई पड़ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी से छिप कर जाने की बात कही जा रही हो। तो ये दोनों पंक्तियां मतलब जो दोनों पदबंध हैं वो मैथिली शरण गुप्त के हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो छायावाद की खास विशेषता है, रहस्यवादिता या फिर रहस्यात्मक कविता, उसका धीरे धीरे रूप आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये पृष्ठभूमि एक तरीके से निर्मित हो रही है। आगे बात करते हैं कि इसी प्रकार गुप्त जी की भी बहुत सी गीतात्मक रचनाएं हैं, जैसे निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूं, अपनी अपनी हमें पड़ी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, गीतात्मकता है और गीतात्मकता के लिए आप छायावादी एक खास कवयित्री का नाम जानते हैं जिनका नाम है महादेवी वर्मा। तो ऐसा नहीं है कि महादेवी वर्मा डायरेक्ट गीत की काव्य लिखना शुरू कर दी, उसके पहले नहीं लिखा जा रहा था, लिखा जा रहा था। उसका सूत्र यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्विवेदी युगीन कुछ कवियों से ही शुरू हो गया था। आगे और कुछ उदाहरण है, प्यारे तेरे कहने से
जो यहाँ अचानक मैं आया, दीप्ति बढ़ी दीपों की सहसा, मैंने भी ली सांस, कहा सो जाने के लिए जगत का यह प्रकाश है जाग रहा, किंतु उसी बुझते प्रकाश में डूब उठा मैं और बहा, निरुद्देश्य नख रेखाओं से में देखी तेरी मूर्ति आहा। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि लग रहा है कि ये सभी छायावादी कविताएँ हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि दीप की बात की गई है, ठीक है? रेखा की बात की गई है, मूर्ति की बात की गई है। तो ऐसा लग रहा है कि ये द्विवेदी योगीन कविता न होकर बल्कि छायावादी कविताओं की पृष्ठभूमि के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। अगले जो कवि हैं उनका नाम है मुकुटधर पांडे। अब आपके सामने धीरे-धीरे छायावाद का जो धुंधला रूप दिखाई पड़ रहा था, वो दिखाई पड़ेगा। आपको वो सारे तथ्य याद आने लगे होंगे कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था, फलाना पत्रिका में किया था, फलाने जगह से निकली हुई थी। ये सारे तथ्य आपके दिमाग में आ रहे होंगे। ठीक है? शारदा पत्रिका की मैं चर्चा कर रहा हूँ और कहाँ से छपती थी, उस जगह का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आप सीरियसली परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो। मुकुटधर पांडे के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, गुप्त जी तो जैसा पहले कहा जा चुका है, किसी विशेष पद्धति या वाद में न बचकर कई पद्धतियों पर अब तक चले आ रहे हैं। पर मुकुटधर जी बराबर नूतन पद्धति ही पर चले। उनकी इस ढंग की प्रारंभिक रचनाओं में आंसू, उद्गार इत्यादि ध्यान देने योग्य है। कुछ नमूने देखिए। मुकुटधर पांडे पर चर्चा करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि गुप्त जी के बारे में तो पहले ही बता दिया गया था कि वो किसी विशेष पद्धति यानी प्रणाली या वाद में बंधकर कोई कविता नहीं लिख रहे थे, लेकिन मुकुटधर पांडे जब कविता लिखना शुरू किए तो उन्होंने नूतन पद्धति को ही अपनाया और उनकी दो खास रचनाओं के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जिसमें आंसू और उद्गार। वैसे आप देखें कि आंसू नाम की रचना के बारे में जयशंकर प्रसाद की ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन उनसे पहले ही मुकुटधर पांडे ने आंसू नाम से एक कविता लिखी थी। अब धीरे-धीरे जो छायावादी कविताओं की खास प्रवृत्तियां रही हैं, विरह, वेदना इत्यादि, अब आपके सामने रचनाओं के माध्यम से आ रही होंगी। उद्गार, उद्गार भी क्या एक भाव है, आंसू भी एक भाव है और छायावाद में आप देखते हैं कि भाव व्यंजना भी एक खास प्रवृत्ति रही है। अब नमूने को हम देखते हैं यहाँ पर उदाहरण जो दिया गया है, हुआ प्रकाश तमोमय मग में, मिला मुझे तू तक्षण जग में, दंपति के मधुमय विलास में, शिशु के स्वप्नोत्पन्न हास में, वन्य कुसुम के सुचि सुवास में, था तव क्रीड़ा स्थान। तो 1917 में ये कविता मुकुटधर पांडे ने लिखा, आंसू से इसको आप देख सकते हैं। आगे और कुछ नमूने हैं। मेरे जीवन की लघुतरणी आंखों के पानी में तर जा, मेरे उर का छिपा खजाना अहंकार का भाव पुराना, बना आज तू मुझे दीवाना, तप्त श्वेत बूंदों में ढर जा। तो ये भी आंसू की पंक्तियां हैं। पंक्तियों से ही समझ में आ गया होगा कि ये किस कविता से उद्धृत है। तो 1917 के आसपास में यानी कि छायावाद की शुरुआत हो रही है। हम किताबों में पढ़ते हैं और इसके समय का निर्धारण भी किया गया है, ये सब अपने दिमाग में आप रखे भी होंगे। लेकिन मैंने इसीलिए शीर्षक दिया कि छायावाद की पृष्ठभूमि कैसे निर्मित होती है। कुछ मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं आपने देख ली, फिर मुकुटधर पांडे की रचनाओं को देख लिया और साथ में पंक्तियों के उदाहरणों को भी आपने देख लिया। आगे भी कुछ और उदाहरण हैं। जब संध्या को हट जावेगी भीड़ महान, जब जाकर मैं तुम्हें सुनाऊंगा निज गान, शून्य कक्ष के अथवा कोने में ही एक बैठ तुम्हारा करूं वहां नीरव अभिषेक। तो ये देख रहे हैं कि ये सब जो पंक्तियां हैं, ये एक तरीके से छायावाद की पृष्ठभूमि के तौर पर हैं कि जिस तरह से छायावादी कवि एकांत को ढूंढता है, उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। और संध्या की बात करता है। ठीक है। और निजत्व की बात करता है। आपने देखा होगा आत्माभिव्यक्ति छायावाद की एक खास विशेषता रही है। तो अभी तो हम केवल पृष्ठभूमि पर बात कर रहे हैं, आगे आपको उसके विकास के बारे में भी पता चलेगा। अगले जो कवि हैं उनका नाम है बद्रीनाथ भट्ट। हालांकि कवि के तौर पर इनका बहुत कम जिक्र होता है और परीक्षाओं में भी बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन दिन खराब हो तो इनसे भी सवाल आ सकते हैं। भट्ट जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, भट्ट जी भी सन 1913 के पहले से ही भाव व्यंजक और अनूठे गीत रचते आ रहे थे। दो पंक्तियां देखिए। दे रहा दीपक जल कर फूल, रोपी उज्जवल प्रभा, पताका अंधकार ये भूल।
तो 2 पंक्तियाँ, ये दोनों पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखी गई हैं और एक तरीके से बद्रीनाथ भट्ट की कविताओं में गीतात्मकता की जो प्रवृत्ति है, वो दिखाई पड़ती है और इनकी कविताएँ भाव व्यंजक हैं, भाव व्यंजना प्रधान है। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि बख्शी जी के भी इस ढंग के कुछ गीत सन 1915-16 के आसपास मिलेंगे। इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। फिर आगे लिखते हैं, ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। यानी एक कवि मतलब इसके पहले बख्शी जी या फिर पांडे जी या फिर गुप्त जी, जिन लोगों का नाम यहाँ पर हमने लिया है, भट्ट जी, इन सभी कवियों को संबोधित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात को लिख रहे हैं कि ये जितने भी कवि थे, जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। हम नई कविता कब पढ़ते हैं? 1954 ईस्वी के आसपास में। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन शब्दों का प्रयोग छायावाद के समय में ही करना शुरू कर दिया था। यानी कि हिंदी साहित्य में आप देखेंगे कि हर कालखंड या प्रवृत्तियां नई कविता की खोज की तरह देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि ये जितने भी कवि थे, जगत और जीवन यानी कि जो संसार है और जो मनुष्य है, उसके विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परखकर भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। ये जो कवि थे, ये कवि एक तरीके से नई कविता लिखने की कोशिश कर रहे थे। उसमें प्रकृति के साधारण और असाधारण सभी रूपों को प्रेम की भावना से देखने का प्रयास कर रहे थे। उसमें रहस्य को भी भर रहे थे, संकेतों का प्रयोग कर रहे थे, भाषा बिंबात्मक रूप में प्रयोग कर रहे थे और साथ में सजीवता और मार्मिकता का रूप भी देकर कविता को अकृत्रिम और स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। भक्ति क्षेत्र में उपास्य की एकदेशी या धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी रहते थे। अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। यानी ये जो नई कविता, जो नूतन पद्धति चल रही थी, उसका श्रेय किसको दे दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? उन्होंने प्रवर्तक के रूप में माना है मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को। तो इन दोनों को विशेष तौर पर याद रखिए। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा जाए कि छायावाद की पृष्ठभूमि के तौर पर जो नई पद्धति की शुरुआत हो रही थी, उसके प्रवर्तक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो कवियों का उल्लेख किया है? तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर सुन रहे होंगे वो तुरंत बता देंगे मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। आगे लिखते हैं कि इस दृष्टि से छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बंगला की समीक्षाओं से उठती हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी, जिसमें आंदोलित होते हुए वे उड़े जा रहे थे। एक नूतन वेदना की छटपटाहट थी, जिसमें सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी, यानी कि छिपी हुई थी। रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। एक कोटेशन यहाँ पर है कि ये सभी जितने भी कवि थे, अपने निजी अनुभव के आधार पर कविताओं को लिख रहे थे। अब इसका ये मतलब नहीं कि अंग्रेजी या बंगला की समीक्षाओं से उठती हुई कोई पदावली जो इनको प्रभावित की और उसके हिसाब से इनकी कविताओं में एक उग्रता आ गई जो मन में उठ रही थी और वो उड़े जा रहे थे। नई वेदना की छटपटाहट थी या जो उनका अतीत मोह था, जिसमें उनका अतीत बहुत अच्छा था, उसकी मीठी मीठी यादें थी, उनको लेकर लिखी गई, या फिर रूढ़ियों के भार से दबी हुई उस युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। यह क्या हो रहा था? स्वतः इसका विकास हो रहा था। न कोई आंधी थी, न तूफान, न कोई नई कसक थी, न वेदना, न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था, न उसका आहत नाद। इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान न दिया गया रहा होता। छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। कसर थी तो आवश्यक और व्यंजक शैली की।
कल्पना और संवेदना के अधिक योग की। तात्पर्य कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे-धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा हो रहा था। यानी आप देख रहे हैं कि द्विवेदी विभिन्न प्रवृत्तियों के प्रतिक्रिया में जो छायावादी काव्य की शुरुआत होती है, तो द्विवेदी युग में भी नवीन विषयों की बात हो रही थी। आप पीछे के वीडियो लेक्चर को देखे होंगे, सुने होंगे और समझे होंगे, तो आप सहमत भी हो रहे होंगे कि बिल्कुल उस जमाने में भी, यानी यहाँ तक देखा जाए तो भारतेंदु युग में भी नए-नए विषयों की खोज हो रही थी। लेकिन कमी किस चीज़ की थी? कमी थी व्यंजक शैली की, कल्पना और संवेदना के अधिक योग की, और छायावाद ने यही कमी को पूरा किया और उसका जो लक्ष्य था केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास करना, कि किस तरीके से अपने को अभिव्यक्त किया जाए, चाहे वो आंतरिक रूप से, चाहे बाह्य रूप से। तो इसकी शुरुआत देख रहे हैं आपकी मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे से आचार्य रामचंद्र शुक्ल मान रहे हैं। हालांकि आगे चलकर आप लोग एक आलोचनात्मक किताब पढ़ेंगे, छायावाद नामवर सिंह की। उन्होंने भी छायावाद के बारे में खूब विचार किया हुआ, एक किताब ही लिख दिया, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि हर दृष्टिकोण से उन्होंने विचार किया हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत आप देख रहे हैं कि मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त से आचार्य रामचंद्र शुक्ल मान रहे हैं कि इसकी पृष्ठभूमि इन्हीं सभी की कविताओं से शुरू होती है, आगे धीरे-धीरे उसका विकास होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं जिनको कि आपको छायावाद के संदर्भ में ध्यान रखना है, और ये भी कथन आ सकता है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का लक्ष्य क्या था? केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास करना था। आगे लिखते हैं कि गुप्त जी और मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा स्वच्छंद नूतन धारा चली ही थी कि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थी, परंतु ईसाई संतों के छायाभास यानी फैंटा समाटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद यानी कि सिंबोलिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थी। यानी इधर अभी मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे नई धारा को चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसी के समानांतर आप देखते हैं कि बांग्ला में रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं की बड़ी धूम थी। और उनकी कविताओं की धूम क्यों थी? उसमें पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद था, और ईसाई संतों के यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है जो कि परीक्षाओं में खूब पूछ लिए जाते हैं कि छायाभास के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? फैंटा समाटा। और प्रतीकवाद के लिए सिंबोलिज्म। इन दोनों को जरूर आप ध्यान में रखिए। कहा गया कि छायाभास और प्रतीकवाद दोनों को के आधार पर लिखी जाने वाली रचनाओं को क्या कहा गया? छायावाद कहा गया, वो भी बांग्ला में। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों को जरूर आप ध्यान में रखिए। यह केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इंटरव्यू इत्यादि में भी ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना? तो इसको आप यहाँ पर जरूर सीरियसली देख लीजिए। अब धीरे-धीरे छायावाद को लेकर अब वो जो पर्दा है, वो धीरे-धीरे हटने लगा होगा आपके मन मस्तिष्क से। अब कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी, आप विकास की तरफ बढ़ रहे होंगे कि छायावाद की शुरुआत कहाँ से होती है, कि हिंदी में तो हो रही है, लेकिन बांग्ला में रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं का जिस तरीके से उसमें छायाभास है या फिर प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, तो निश्चित तौर पर प्रतीकों और छायाभासों की वजह से जो अभिव्यंजना शैली है, यानी सीधे-सीधे ना करते हुए उसका बिंब प्रतिबिंब दूसरे जगह पर दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप चलते हैं तो आपका बिंब कभी जो धूप है उसके आधार पर पीछे बन जाता है, कभी आपके समानांतर चलता है, कभी उल्टा बन जाता है। तो कविताओं की जो अभिव्यंजन शैली थी, वो अलग-अलग ढंग से थी और उसकी छाया भी अलग-अलग ढंग से पड़ रही थी। कुल मिलाकर ये मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं। आगे लिखते हैं कि यह वाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। और जैसे यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी कालखंडों को पढ़ा, किसी भी कालखंड में वाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और तमाम वादों की शुरुआत हो जाती है। तो कहा गया कि ये वाद क्या प्रकट हुआ, कि ये जो रास्ता बनाया जा रहा था उसका एक तरीके से दरवाजा ही खुल गया, और जैसे ही दरवाजा खुला तो हिंदी के कुछ नए कवि उस जमाने में जयशंकर प्रसाद, पंत,
निराला, महादेवी वर्मा, ये सब युवा कवि रहे होंगे। आप अगर उम्र के हिसाब से तुलना करेंगे तो कितने साल के 20-25 साल के लोग रहे होंगे और उनका झुकाव छायावाद की तरफ हो जाता है। यह अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था। इनका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर एक साथ चल पड़ना और कुछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बंगला की पदावली का जगह-जगह ज्यों का त्यों अनुवाद रख जाना, ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती हैं। यानी कि जो रास्ता बनाया गया, वो एक तरीके से नकल किया गया था और नकल में कई बार आपने देखा यहाँ पर अनुवाद शब्द का प्रयोग किया गया है कि सीधे-सीधे अंग्रेजी और बांग्ला की पदावलियों को उठा लिया जा रहा था। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विन्यास की श्रृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। एक तरीके से कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि छायावाद नाम क्या चल पड़ा कि बहुत से कवि थे जो कि अपनी कविताओं में रहस्यात्मकता को केंद्र में रखने लगे, अभिव्यंजना के नाम पर लाक्षणिक वैचित्र्य शैली का प्रयोग करने लगे, वस्तु विन्यास में भी क्या था, कोई एक रूपता नहीं थी, विभिन्नता थी और भाषा का प्रयोग वो कर रहे थे, चित्रमयी भाषा, यानी कि सामान्य व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा। जो इसके पहले सपाट बयानी भाषा थी द्विवेदी युग में, यहाँ आकर बिंब प्रधान चित्रमयी भाषा मतलब बिंब प्रधान, जिसको कि पढ़ने के बाद आपके सामने कोई दृश्य आ रहा हो, उस भाषा का प्रयोग और साथ में कल्पना के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कोई रसपान कर रहे हैं, मधुमयी। इसी तरीके से आपने मधुमती भूमिका का नाम सुना होगा, जब आप पढ़ते होंगे साधारणीकरण, तो वहां पर तो उसमें ज्यादातर कल्पना का ही समावेश है। तो इसी को साध्य मानकर चलने लगे, जबकि ये सभी चीजें क्या होती हैं, कविता के साधन के रूप में, रहस्यात्मकता, लाक्षणिकता, चित्रमयी भाषा, कल्पना, ये सब क्या है, साधन है। इसलिए कई बार सवाल पूछा जाता है कि कविता में जो अलंकार है वो साधन है या फिर साध्य है। मुझसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, तो ये क्या है, साधन के तौर पर है, साध्य नहीं है। तो ये सब अनुभवों का भी आप फायदा उठाइए। तो यहाँ पर लेकिन जब किसी चीज को कोई साध्य मान लेता है, तब वहां पर दिक्कत होने लगती है। जैसे आपके परीक्षा जीवन से संबंधित मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब आप किसी का नोट्स पढ़ते हैं या फिर कोर्स खरीद कर पढ़ते हैं, तो वो एक साधन है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसको साध्य के रूप में मान लेते हैं कि इसके अतिरिक्त हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। लेकिन जब परीक्षाओं का पैटर्न चेंज होता है, तब वो मूल किताबों की तरफ भागना शुरू करते हैं कि नहीं, मूल किताबें साध्य हैं, बाकी सारी चीजें क्या है, साधन है। मैं जो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये भी एक साधन के रूप में एक टूल्स है कि ज्ञान को कैसे अर्पित किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। अब मैं कभी नहीं कहूंगा कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो अंतिम सत्य है। तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। बस मैं आपको जीने के लिए या फिर आप गतिशील रहें, तो उसमें एक तरीके से ऑक्सीजन देने का काम कर रहा हूँ, आपको पानी पिलाने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस समय के जो भी युवा कवि थे, वो इन चीजों को लेकर जिनका नाम लिया गया, उसको साध्य के रूप में मान गए। शैली की इन विशेषताओं की दुरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थ भूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसरणोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। जो काव्य का विस्तार हो रहा था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्राय बंध गई। यानी कि ज्यादातर रहस्यात्मकता की बात होने लगी और बिंब प्रधान भाषा की बात होने लगी। उसी के माध्यम से प्रेम भावना की अभिव्यक्ति भी होने लगी। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी छायावादी कवि हैं, सब में प्रेम का तत्व कॉमन है, उभयनिष्ठ है। चाहे प्रसाद को देखिए, निराला को देखिए, पंत को देखिए, महादेवी को देखिए, लेकिन सबका प्रेम अलग अलग ढंग का है। प्रसाद का प्रेम अलग है, निराला जी का प्रेम आप देखेंगे तो एक तरफ उनकी पुत्री के प्रति है, एक तरफ उनकी पत्नी के प्रति है। पंत का प्रकृति से ही प्रेम हो गया है और महादेवी वर्मा तो आध्यात्मिक रूप से प्रेम कर रही हैं और खुलकर प्रेम नहीं कर रही हैं। प्रीतम के पर्दे में आता है प्रियतम को भाता, इस तरीके से उनकी पंक्ति आपने सुना होगा, मैं थोड़ा उसको मिस कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सभी इन सारी चीजों को आधार बनाते हुए अपने प्रेम उद्गार तक ही काव्य को
प्राय एक तरीके से सीमित कर दिया। हृत तंत्री की झंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रीतम का दबे पांव आना, जिसकी बात मैं कर रहा था, आंख मिचौली, मद में झूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ साथ शराब, प्याला, साकी आदि सूफी कवियों के पुराने सामान भी इकट्ठे किए गए। कुछ हेर फेर के साथ वही बधी पदावली, वेदना का वही प्रकांड प्रदर्शन, कुछ विशृंखलता के साथ प्राय सब कविताओं में मिलने लगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक तरीके से छायावादी कविताओं की आलोचना कर रहे हैं, जितने भी कवि हैं। और कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो छायावाद को पसंद नहीं करते थे, उसकी आलोचना की। आगे चलकर नंदुलारे वाजपेयी, रामोहर सिंह, नगेंद्र इत्यादि ने छायावाद पर खूब लिखा, शांति प्रिय द्विवेदी इत्यादि ने भी लिखा। एक व्यक्ति ने तो लिख दिया छायावाद का पतन। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि किसने लिखा है छायावाद का पतन, तब पता चलेगा कि आप सही मायने में हमारी बात को सुनते हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्य धारा में कभी नहीं चली। यह स्पष्ट बात हमारे यहाँ यह भी था वह भी था कि प्रवृत्ति वालों को अच्छी नहीं लगती। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं। उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश ब्रह्मानंद की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध वाले दृष्टांत या उपमाएं, योग के सहस्त्र दल कमल आदि की भावना के बीच से बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। यह सब करने के पहले उन्हें समझना चाहिए कि जो बात ऊपर कही गई है उसका तात्पर्य क्या है। यह कौन कहता है कि मत मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले। योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक है, प्रकृत भाव भूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं है। भारतीय परंपरा का कोई कवि मणिपुर, अनाहत आदि के चक्रों को लेकर तरह तरह के रंग महल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि जो अज्ञेय है, जिसको कि जाना न जा सके, और जो अव्यक्त है, जिसको कि व्यक्त न किया जा सके, को अज्ञेय और अव्यक्त रखकर ही काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना की भारतीय काव्य परंपरा में कभी नहीं चली थी। यह बात हमारे यहाँ यह भी था वह भी था ऐसे कहने वालों के लिए अच्छी नहीं लगती थी। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र तक, योग मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि एक आलोचक ने कामायनी को भी लिखा कि छायावाद का उपनिषद है, इस तरीके से कथन आपने पढ़ा होगा। तो कहीं न कहीं ये जो कथन आया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही सूत्र लेकर आया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बात यहाँ पर लिखते हैं कि अगर कौन कौन कहता है कि मत मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले, रहस्य मार्ग पहले भी थे और जो छायावाद में प्रयोग किए गए उसमें भी थे। तो योग रहस्य मार्ग है, तंत्र जो है वो भी रहस्य मार्ग है, रसायन वो भी रहस्य मार्ग है। लेकिन ये जितने भी मार्ग हैं वो सब कैसे हैं? साधनात्मक हैं, न कि साध्य हैं। इसी पर ज्यादा इन्होंने जोर दिया हुआ और कहा कि प्रकृति भाव भूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग ये सब नहीं है। भारतीय परंपरा का कोई कवि मणिपुर, अनाहत आदि चक्रों को लेकर तरह तरह के रंग महल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ। यानी कि छायावादी कवियों को एक तरीके से वो देख रहे हैं, ये रंग महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्म और जगत, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। वे काव्य ग्रंथ नहीं है। अगर हम देखें उपनिषदों को या फिर जो भी संहिताएं लिखी गई हैं, वो एक तरीके से बातों के संग्रह है। और बातों के संग्रह के रूप में एक और तथ्य आपने देखा होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा हुआ था। तो इनका बड़ा ट्रेड मार्क ये शब्द रहा है, बातों का संग्रह। तो कहा गया कि ये सभी बातों के संग्रह हैं। बहुत सारी रचनाएं जो होती हैं वो काव्य ग्रंथ न होकर बातों के संग्रह के रूप में होती हैं। उनमें इधर-उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह कहती है कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुह्य साधना, मंत्र तंत्र, जादू टोना इत्यादि बहुत सी बातों में उलझा हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ रामायण का आदि काव्य कहलाना साफ यही सूचित करता है। संहिताओं और उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य नहीं कहा
अब सीधा सवाल यह रह गया कि क्या वाल्मीकि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक कोई एक भी ऐसा कवि बताया जा सकता है जिसने अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर प्रियतम बनाया हो और उसके प्रति कामुकता के शब्दों में प्रेम व्यंजना की हो। कबीरदास किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञानवाद और सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह हम पहले दिखा आए हैं। और जब हमने सूफी रचनाकारों और कवि के ऊपर बातचीत किया था, तो उसमें आपने देखा था वहां भी रहस्यवाद की बात की गई थी। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि छायावाद की तुलना भक्ति काल से की जाती है। जब वो स्वर्ण काल है तो इसको भी बोला जाता है। और संयोग कहें या फिर क्या कहें कि उस जमाने में भी सूर, तुलसी, जयसी, कबीर और मीरा इत्यादि का नाम लिया जाता है। इधर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का नाम। तो आप देख रहे हैं जो कॉम्बिनेशन है एक तरीके से मेल जोल ही खाता है और प्रवृत्तियां भी कुछ कुछ मेल खाती हैं। देखते हैं कि उसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। उसी भावात्मक रहस्य परंपरा का यह नूतन भावभंगी और लाक्षणिकता के साथ आविर्भाव है। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर है, यह और बात है। यानी कि अपने समकालीन आलोचकों पर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक तरीके से निशाना साध रहे हैं। कहते हैं कि ये तो उसी नए नूतन भावभंगी और लाक्षणिकता के साथ इसका आविर्भाव हुआ, लेकिन बहुत लोगों को यह बहुत अच्छा लगता है, रमणीय लगता है और अत्यंत रुचिकर लगता है, ये और बात है। प्रणय वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों की सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बधी हुई रूढ़ि पर व्यक्त होने लगी। इस प्रकार छायावाद से संबंध न रखने वाली कविताएं भी छायावाद ही कही जाने लगी। छायावाद का इतना प्रभाव था कि जो देखने का नजरिया था आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। हृदय की सारी काम वासनाएं जितनी थी, सुख विलास और जो कुछ था, आज सब पे कविताएं जो लिखी जा रही थी और जो कविताएं रहस्य से संबंध नहीं रखने वाली थी, उनको भी छायावादी कविताओं के रूप में देखा जाने लगा। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि अतः छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद के अर्थ में होने लगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद शब्द के प्रयोग को देख रहे हैं कि थोड़ा सा विस्तृत रूप में देख रहे हैं, व्यापक रूप में देख रहे हैं कि इसका प्रयोग केवल रहस्यवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि काव्य शैली के संबंध में प्रतीकवाद के अर्थ में भी होने लगा। तो आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के इन दो अर्थों की बात की है। एक तो है कि इसका संबंध रहस्यवाद से है और दूसरा इसका संबंध प्रतीकवाद से है। तो एक तरीके से आप इस शब्द के बहाने छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियों को भी अपने दिमाग में रख रहे होंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन को बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। आगे लिखते हैं कि छायावाद की इस धारा के आने के साथ ही लेखक नवयुग के प्रतिनिधि बनकर यूरोप के साहित्य क्षेत्र में प्रवर्तित काव्य और कला संबंधी अनेक नए पुराने सिद्धांत सामने लाने लगे। कुछ दिन कलावाद की धूम रही और कहा जाता रहा कला का उद्देश्य कला ही है। इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध नहीं, उसकी दुनिया ही और है। किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता। काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है। अब देखिए कथन देखने में बड़ा छोटा है, लेकिन पूछा जा सकता है। कहा गया कि जो काव्य है अब वो किसी मूल्य के रूप में, किसी वस्तु के रूप में, निर्धारण के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि जो काव्य है वो एक लोकातीत वस्तु है, जो जिसका संबंध इस जीवन और जगत से जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि कोई बात यहाँ की प्रतीकों और रहस्यात्मक चीजों से जोड़कर देखी जा रही हो। अगर मान लीजिए आप ही को मैं बहुत ही रहस्यवादी ढंग से पढ़ाऊं और सांकेतिक ढंग से पढ़ाऊं, तो हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। इसीलिए बीच बीच में आपके परीक्षा जीवन से संबंधित कुछ चीजों को जोड़ना पड़ता है, जिससे कि आप उससे अपना सामंजस्य स्थापित करें, अपने को जोड़ पाए। तो काव्य का यही है कि लोक से जुड़ना चाहिए। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत ही प्रिय शब्द है लोक मंगल की भावना, और सबसे ज्यादा अगर उन्होंने देखा इस चीज को तो तुलसीदास में देखा हुआ है। इसीलिए इनके प्रिय कवियों में से एक रहे हैं तुलसीदास। आगे लिखते हैं कि कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी यानी सीयर या पैगंबर है। इसी प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को लेकर बताया गया कि काव्य में वस्तु का वर्ण विषयक कुछ नहीं, जो कुछ है वह अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की कड़ी आलोचना की हुई है।
वो कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो कवि है वो एक प्रकार का रहस्यदर्शी है। वो उस रहस्य को देख रहा है, जिस रहस्य को सामान्य व्यक्ति नहीं देख पा रहा है। तो वो एक तरीके से तो पैगंबर यानी ईश्वर के रूप में हो सकता है। और क्रोचे ने ये कहा था कि काव्य में विषय वस्तु इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट है अभिव्यंजना। और कहीं न कहीं तत्कालीन समय के जितने भी कवि थे वो इससे प्रभावित थे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसकी आलोचना कर रहे हैं। लिख रहे हैं, इन दोनों वादों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार सौंदर्य की सृष्टि या योजना कहा गया है, जिस प्रकार बेल बूटे या नक्काशी का कभी कल्पना प्रत्यक्ष जगत से अलग एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा, और कभी सौंदर्य भावना के मध्य में झूमने वाला एक लोकातीत जीव। कला और काव्य की प्रेरणा का संबंध स्वप्न और काम वासना से बताने वाला मत भी इधर उधर उद्धृत हुआ है। सारांश यह कि इस प्रकार के अनेक वाद प्रवाद पत्र पत्रिकाओं में निकलते रहे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छायावादी कविता का विकास हो रहा है और उसकी प्रवृत्तियों का निर्माण हो रहा है। आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, शुक्ल जी लिखते हैं कि छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई। भाषा शैली देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय नाम की कहानी भी लिखी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप इतिहास ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कोई व्यंग्यात्मक निबंध पढ़ रहे हैं। और वो लिखते हैं कि छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई, पर उन कविताओं की बहुत कुछ गतिविधि अंग्रेजी वाक्य खंडों के अनुवाद द्वारा संगठित देख अंग्रेजी काव्यों से परिचित हिंदी कवि सीधे अंग्रेजी से तरह तरह के लाक्षणिक प्रयोग लेकर उनके ज्यों के त्यों अनुवाद जगह जगह अपनी रचनाओं में जोड़ने लगे। कनक प्रभात, विचारों में बच्चों की सांस, स्वर्ण समय, प्रथम मधुबाल, तारिकाओं की तान, स्वप्निल क्रांति, ऐसे प्रयोग अजायब घर के जानवरों की तरह उनकी रचनाओं के भीतर इधर उधर मिलने लगे। मुझे याद आता है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ युवा आलोचक हैं जो अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस समय पोस्टेड हैं। तो अक्सर ये माना जाता है कि जो बड़े विश्वविद्यालयों में है, वो अगर कोई बात कहता है तो अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है, उसकी आलोचना नहीं की जा सकती है। तो एक युवा आलोचक जो मेरे ही उम्र का पत्र पत्रिकाओं में ऐसे ही कहानियों की समीक्षा लिख रहा था, तो उन्होंने लिखा एक जगह कि फलाना की कहानी पोस्टमार्टम करती है, समाज का पोस्टमार्टम करती है। तो हमने कहा कि भाई पोस्टमार्टम के स्थान पर और भी कुछ शब्द का प्रयोग किया जा सकता था। चीड़-फाड़ करती है या फिर यथार्थ रूप में उसको प्रस्तुत कर देती है। तो ऐसा लगा कि ये कोई नई बात कह रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे हिंदी आलोचना में शब्दों की लफ़्फ़ाज़ी बहुत चल रही है इस समय वर्तमान समय में, क्योंकि बड़े-बड़े आलोचक अब रहे नहीं। अब बड़ी-बड़ी संस्थाएँ बची हैं और उसमें किसी तरीके से नौकरी पा जाने वाले लोग लगता है कि कुछ भी बोल देंगे तो सामने वाला व्यक्ति उसको समझ जाएगा। इसलिए आप सभी अच्छे-अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ते होंगे, अगर इस तरीके से कोई लफ़्फ़ाज़ी करे, तो एक बार अपने बेंच से खड़ा होकर ज़रूर बोलिए कि यही बात कि आप अंग्रेजी वाक्य खंडों का सीधे-सीधे अनुवाद कर दे रहे हैं। यहाँ तो अनुवाद भी नहीं किया जा रहा है, सीधे-सीधे उठा लिया जा रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अजायब घर में अलग-अलग तरीके के जानवर होते हैं उसी तरीके से अलग-अलग जैसे बंगला से या फिर अंग्रेजी के अनुवाद उठाकर रख दिए गए हैं। निराला जी की शैली कुछ अलग रही। उसमें लाक्षणिक वैचित्र्य का उतना आग्रह नहीं पाया जाता, जितना पदावली की तड़क-भड़क और पूरे वाक्य के वैलक्ष्य का। केवल भाषा के प्रयोग वैचित्र्य तक ही बात न रही, ऊपर जिन अनेक यूरोपीय वादों और प्रवादों का उल्लेख हुआ है, उन सब का प्रभाव भी छायावाद कही जाने वाली कविताओं के स्वरूप पर कुछ न कुछ पड़ता रहा। यानी जो छायावाद है, अब वो द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया में तो शुरू होता है, लेकिन तत्कालीन जो यूरोप में वाद चल रहे थे, जैसे कलावाद या फिर अभिव्यंजनावाद, उन सब का भी प्रभाव छायावादी कवियों और कविताओं पर पड़ा रहा। कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा। यानी कि काव्य में पहले अनुभूति पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब उसके स्थान पर कल्पना को ही ज्यादा जोर देना शुरू कर दिए कवि, और कल्पना अधिकतर अप्रस्तुत की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में ही वृत्त हुई। और जो कल्पना थी वो अप्रस्तुतों जो सामने चीज नहीं है, जैसे आपने रूपक अलंकार का नाम सुना होगा। ज्यादातर
छायावादी कविताओं में एक खास अलंकार होता है, रूपकातिशयोक्ति। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप देखेंगे ऑप्शन में अगर ये दिया गया है तो मानकर चलिए कि ये 95% यही इसका सही जवाब हो सकता है। तो कल्पना के आधार पर बहाने ज्यादातर जो विषय वस्तु बनाए जा रहे थे वो अप्रस्तुत योजना पर आधारित थे। लाक्षणिक लक्षणाव्यंजन शैली का प्रयोग किया जा रहा था। उसमें मूर्तिमत्ता थी या फिर मैं बोलूं कि चित्रमता थी या फिर विचित्रता लाने के लिए, ताकि उसमें थोड़ा सा क्या हो, चहक दहक हो। तो यही तक सीमित रह गया। प्रकृति के नाना रूपों और व्यापार इसी प्रस्तुत योजना के काम में लाए गए। सीधे उनके मर्म की ओर हृदय प्रवृत्त न दिखाई पड़ा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए हृदय का प्रवृत्त होना सबसे बड़ी घटना होती है। जहां भी वो इस चीज की कमी महसूस करते हैं, तुरंत आलोचना कर देते हैं। आगे लिखते हैं, पंत जी अलबत् प्रकृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रुक कर हृदय रमाते पाए गए। और आप देखेंगे छायावादी कवियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंत को ही अच्छे कवियों में माना हुआ है। एक तरीके से उनको बड़ा ध्यान दिया हुआ है, इतिहास ग्रंथ में बहुत लिखा भी है इनके ऊपर। तो कहा कि बाकी ने तो जो कुछ करना था किया, लेकिन पंत जो थे थोड़ा ठीक ठाक थे। वो प्रकृति के बहाने कुछ जो मर्म पक्ष हैं जिसका संबंध हृदय से है, उसको तो टच करने का प्रयास किया है। आगे लिखते हैं कि दूसरा प्रभाव यह देखने में आया कि अभिव्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समझी गई। नाना अर्थभूतियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया। प्रेम क्षेत्र कहीं आध्यात्मिक कहीं लौकिक के भीतर ही कल्पना की चित्र विधायिनी क्रीड़ा के साथ प्रकांड वेदना औत्सुक्य उन्माद आदि की व्यंजना तथा क्रीड़ा हुई। प्रिय के कपोलों पर की ललाई हाव भाव मधुस्राव अश्रु प्रवाह इत्यादि के रंगीले वर्णन करके ही अनेक कवि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते हैं। तो उस समय के जो भी काव्यगत प्रवृत्तियां रही हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस पर एक करारा प्रहार किया है अपने आलोचना दृष्टि के माध्यम से। आगे लिखते हैं कि जगत और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। उनकी दृष्टि या तो आ, लग रहा है कि वो रीतिकालीन जो उस समय दौर चल रहा था वही वापस आ रहा है कि बिंब कल्पना के माध्यम से बिंब विधान को प्रस्तुत करना और उसमें बहुत अतिशय वेदना अगर है भी नहीं। इसीलिए आगे चलकर आप देखें कि मुक्तिबोध ने छायावादी कवियों को कहा कि ये घड़ियालू आंसू रो रहे थे। उनका वो खुद का निजी का नहीं था। ऐसे ही जब व्यक्ति ज्यादा काल्पनिक होता है तो आप देखते हैं कि वो उसमें भावुकता भी आ जाती है, वो छोटी छोटी चीजों को लेकर रोने धोने लगता है। ऐसे आपने अपने मित्रों को भी देखा होगा जो बहुत कल्पना करते हैं कि लग रहा है कि अब मैं नहीं जिंदा रहूंगा, मेरी प्रेमिका मुझे छोड़कर चली जाएगी, अब मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देंगे। जबकि घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि तुम जेआरएफ निकाल के आओ। प्रेमिका मोटिवेट कर रही है कि आप अच्छे से तैयारी करिए। बाद में पता चला कि आप प्रेमिका को किसी के साथ देख लिए, तो फिर कल्पना प्रकृति के इस तरीके से रहते रसात्मक तरीके से अश्रु प्रवाह करने लगे और रंगीले वर्णन करके कवि अपने को मानते थे कि हमने बहुत अच्छी कविता लिखी हुई है। तो प्रमुख कवियों को तो हमने छायावाद में देखा ही है और उस समय समानांतर कवि लिख रहे थे। शुक्ल जी का कहना है कि उनका संबंध जगत और जीवन के जो मार्मिक पक्ष थे उनके तरफ नहीं था। और यहीं से एक पुट दिखाई पड़ता है, पलायनवाद। यानी कि जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी उससे छायावादी कवि सामना नहीं कर रहे थे, उसका अपना विषय वस्तु नहीं बना रहे थे। वो अपने निजी जीवन और कल्पना में ही खोए हुए थे। इसको लेकर भी काफी आलोचना की जाती रही। लिखते हैं कि बहुत से नए रसिक प्रस्वेद गंध युक्त चिपचिपाती और भिनभिनाती भाषा को ही सब कुछ समझने लगे। शब्दों पर ध्यान दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल काफी अगर देखा जाए तो गुस्से में और लिखते हैं कि भले भाषा का रूप क्या हो जाए, भिनभिनाती रूप में हो, चिपचिपाती रूप में, गंध युक्त हो, प्रस्वेद पसीना आपने पसीना देखे होंगे कई बार, दुर्गंध उसमें से भी निकलता है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि उस समय कवि इसी चीज को बहुत सब समझना शुरू कर दिए, अच्छा समझना शुरू कर दिए थे। लक्षणा शक्ति के सहारे अभिव्यंजना प्रणाली का या काव्य शैली का अवश्य बहुत अच्छा विकास हुआ, पर अभी तक कुछ बधे हुए शब्दों की रूढ़ी चली चल रही है। रीतिकाल की श्रृंगारी कविता कभी रहस्य का पर्दा डालकर, कभी खुले मैदान अपनी कुछ अदा बदल कर, फिर प्राय सारा काव्य क्षेत्र छेक कर चल रही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि बीच में जो भारतेंदु युग द्विवेदी युग के कवियों ने प्रयास किया था, ऐसा लग रहा है कि उनका प्रयास निरर्थक दिशा में जा रहा है। दोबारा से उसके पूर्ववर्ती कालखंड की शुरुआत हो रही है। तो आप देख रहे हैं इसी तरीके से
आगे लिखते हैं कि कलावाद के प्रसंग में बार बार आने वाले सौंदर्य शब्द के कारण बहुत से कवि बेचारी स्वर्ग की अप्सराओं को पर लगाकर को काफ की परियों या बाहिश्त के फरिश्ता की तरह उड़ाते हैं। सौंदर्य चयन के लिए इंद्रधनुषी बादल, उषा, विकच कलिका, पराग, सौरभ, स्मित, आनंद, अधर पल्लव इत्यादि बहुत ही सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक समझते थे। स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सौंदर्य की भावना ही नहीं कर सकते थे। कला कला उनका उद्देश्य ये था कि कला कला के लिए होना चाहिए, उसमें जगत और जीवन के मार्मिक पक्षों की कोई जरूरत नहीं। आगे चलकर आपने 1936 में पढ़ा होगा, इसीलिए आज उनको देना पड़ता है प्रेमचंद को कि साहित्य का उद्देश्य क्या है, कल केवल साहित्य के लिए है या फिर उसमें समाज का भी चित्रण होना चाहिए। इसको लेकर प्रेमचंद ने काफी विचार विमर्श किया हुआ है। आगे जब भी मौका मिलेगा हम जरूर उस पर फोकस करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी इस इतिहास ग्रंथ को कहानी की तरह बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जितना तन्मयता से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं लिख कर दे रहा हूँ कि विश्वविद्यालयों में कुछ चुनिंदे प्रोफेसर आपको बता सकते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि आप अनुराग हिंदी एकेडमी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बहुत काम में आने वाला है। तो आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। लिखते हैं कि कला कला की पुकार के कारण यूरोप में गीत मुक्तकों लिरिक्स का ही अधिक चलन देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता। अब उसी तरीके का ट्रेंड है। मुझे याद आता है कि एक आप ही लोगों में से विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर आप पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन इतना लंबा-लंबा बना देते हैं कि फिर कन्फ्यूज़ होने लगता है। अब इतना वक़्त कहाँ है? आप क्यों नहीं 15-15 सेकंड पढ़ा रहे हैं? तो क्या 15 सेकंड में कोई टॉपिक कंप्लीट होगा? 15 सेकंड एक प्रतीकात्मक लहजे में मैं बोल रहा हूँ। कई बार हम जब बातचीत आप सबसे करते हैं, तो इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हुए निश्चित करते हैं कि ये बात यहाँ तक बताएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समय मत देखिए, समय आपको देख रहा है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कहा गया कि पहले जो लंबी-लंबी कविताएँ लिखी जा रही थी, जिनको हम महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य इत्यादि कहा करते थे, अब छोटी-छोटी कविताएँ लिखी जा रही थी और कवियों का कहना ये था कि अब लोगों के पास उतना फुर्सत कहाँ है? ये फुर्सत बड़ा ही चिंता की बात है। आपको फुर्सत निकालना पड़ता है। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे-छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन को अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। यानी कि जैसे ही प्रगीतात्मक कविताएं लिखी जाने लगी, वैसे ही लंबी और बड़ी विषय वस्तु पर आधारित कविताएं कम हो गई या फिर बंद सी हो गई। आगे लिखते हैं कि खैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रसवर्जिनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े, जहां यह कहा जाता कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है, कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बारात की फुलवारी की तरह की शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है। ये ये वाक्य आप देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि कलावाद की उस रसवर्जिनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े, जहां यहाँ की रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का अगर भाव जगाना है, तो कौन भाव जगा सकता है? वक्ताओं का काम है कि वो भाव जगाएं। कलाकारों का काम तो क्या है कि कल्पना द्वारा बेल बूटे या बारात की फुलवारी, बेल बूटा आपने देखा होगा, बारात की फुलवारियों को भी देखा होगा, उसी तरह शब्दमयी रचना करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है। हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया है। इसे काव्य के प्रकृत स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं है, पर छायावाद और कलावाद के सहसा आ धमकने से वर्तमान काव्य का बहुत सा अंश एक बधी हुई लीक के भीतर सिमट गया, नाना अर्थ भूमियों पर न जाने पाया। यह अब अवश्य कहा जाएगा। यानी कि जिस तरीके से द्विवेदी युग के बाद कविता का प्रचार प्रसार हो रहा था, आगे विकास हो रहा था, अब आके आप देख रहे हैं कि छायावाद और कलावाद की वजह से जो विकास होना चाहिए था वो सिमट कर रह गया और एक खास प्रवृत्तियों की तरफ झुक गया। आगे लिखते हैं कि छायावाद की शाखा के भीतर धीरे-धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। कुछ चीजें अच्छी भी हुई कि इसके भीतर काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ। उसमें भावावेश की आकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र्य, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध चमत्कार,
कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी। भाषा के परिमार्जन काल में किस प्रकार खड़ी बोली की कविता के रूखे सूखे रूप से उब कर कुछ कवि उसमें सरसता लाने के चिन्ह दिखा रहे थे। खड़ी बोली वैसे ही खरी थी, रूखी थी, लेकिन अपनी काव्य शैली के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कवि थे जो कविता को सरस बनाने की कोशिश कर रहे थे या फिर उस रास्ते पर ले जा रहे थे। अब वो कवि कौन है वो देखा जाएगा। और बताया कि यह कहा जा चुका है, अतः आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न आता तो शैली और अभिव्यंजना पद्धति की उक्त विशेषताएं क्रमशः स्फुरित होती और उनका स्वतंत्र विकास होता। कहा गया कि अगर हिंदी में कुछ नया नहीं होता तो कम से कम शैली के दृष्टिकोण से नयापन जरूर होता। हमारी काव्य भाषा में लाक्षणिकता का कैसा अनूठा आभास घनानंद की रचनाओं में मिलता है, यह हम दिखा चुके हैं। अगर काव्य भाषा की बात करें या फिर लाक्षणिकता की बात करें, व्यंजना की बात करें, तो इसकी शुरुआत तो घनानंद से हो गई थी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो उसका अनूठा आभास दिया गया था वो घनानंद की कविताओं में आप देख सकते हैं। आगे लिखते हैं कि छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि लिखते हैं कि छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहां तक तो उसके अंदर रहस्यवाद है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद यानी सिंबॉलिज्म नाम की काव्य शैली के रूप में ग्रहित होकर भी वह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा। हर्ष की बात यह कि अब कई कवि उस संकीर्ण क्षेत्र से बाहर निकलकर जगत और जीवन के और मार्मिक पक्षों की ओर भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ काव्य शैली में प्रतिक्रिया के प्रदर्शन व नएपन की नुमाइश का शौक भी घट रहा है। अब अपनी शाखा की विशिष्टता को विभिन्नता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रवृत्ति का वेग क्रमशः कम तथा रचनाओं को सुव्यवस्थित और अर्थ गर्भित रूप देने की रुचि क्रमशः अधिक दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ऊपर का कथन है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तक रहस्यवाद है और आगे की जितनी कविताएं लिखी गई वो प्रतीकों पर आधारित हैं, बिंबों पर आधारित हैं और ये नई शैली के रूप में तो हैं, लेकिन विषय वस्तु क्या रही है, प्रेम गान तक ही सीमित रहा। और इसमें लेकिन कुछ ऐसे कवि थे जो कि यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और जगत, जीवन और मार्मिक पक्षों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आगे लिखते हैं कि स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर तो विरह वेदना के नाना सजीले शब्द पथ निकालते तथा लौकिक और अलौकिक प्रणय का मधुगान ही करते रहे, पर इधर लहर में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायावाद की चित्रमयी शैली को विस्तृत अर्थ भूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और जगत के वर्तमान दुख द्वेषपूर्ण मानव जीवन का अनुभव करके इस जले जगत के वृंदावन बन जाने की आशा भी प्रकृति के तथा जीवन के प्रभात को भी जगाया। यानी कि जयशंकर प्रसाद के बारे में कह रहे हैं कि जो प्रवृत्ति चल रही थी उसमें तो विरह वेदना थी, लेकिन इसमें भी उन्होंने क्या किया, लहर जैसे कुछ ग्रंथों को लिखकर, लहर आपके दिमाग में आ गया और कब लिखा गया, उसमें उन्होंने छायावाद की चित्रमयी शैली का विस्तार तो किया, लेकिन इसको जीवन और जगत से जोड़कर जो भी आम मनुष्य उसके अंदर दुख दर्द है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया और इसमें गीत को माध्यम बनाया। आगे लिखते हैं कि इसी प्रकार श्री सुमित्रा नंदन पंत ने गुंजन में सौंदर्य चयन से आगे बढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर भी दृष्टि डाली, सुख दुख दोनों के साथ अपने हृदय का सामंजस्य किया है और जीवन की गति में भी लय का अनुभव किया है। कि जो लय है केवल ये कला के अंदर नहीं है बल्कि जीवन की गति में भी क्या है, एक लय होती है। बहुत अच्छा होता यदि पंत जी उसी प्रकार जीवन की अनेक परिस्थितियों को नित्य रूप में लेकर अपनी सुंदर चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर करते, जिस प्रकार उन्होंने गुंजन युगांत में किया। युगवाणी में उनकी वाणी बहुत कुछ वर्तमान आंदोलनों की प्रतिध्वनि के रूप में परिणत होती दिखाई देती है। तो किस तरीके से कवियों की कविताओं की विषय वस्तु बदल रही है उसके बारे में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेत किया है। आगे लिखते हैं कि निराला जी की रचना का क्षेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा है। उन्होंने जिस प्रकार तुम और मैं में उस नाद वेग आकार सार का गान किया, जूही की कली और शेफालिका में उन्मत्त प्रणय चेष्टाओं
के पुष्प चित्र खड़े किए, उसी प्रकार जागरण वाणी बजाई। जागो फिर एक बार, आपने कविता पढ़ी होगी। इस जगत के बीच विधवा की विधुर और करुण मूर्ति खड़ी की, और इधर आकर इलाहाबाद के पथ पर एक पत्थर तोड़ती दीन स्त्री के माथे पर के श्रम शिखर दिखाए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के विकास के अंतर्गत जो प्रमुख कवि रहे, चाहे प्रसाद हो, पंत हो, निराला हो, इनकी कविताओं की जो विषय वस्तु है, विस्तार है और जो विविधता है, उसको बताने का प्रयास किया है और उससे आप परिचित हो गए। लिखते हैं कि सारांश यह कि अब शैली के वैलक्ष्य द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से अर्थभूमि के रमणीय प्रसार के चिन्ह भी छायावादी कहे जाने वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़ रहे हैं। इधर हमारे साहित्य क्षेत्र की प्रवृत्तियों का परिचालन बहुत कुछ पश्चिम से होता है। कला में व्यक्तित्व की चर्चा फैलने से कुछ कवि लोक के साथ अपना मेल न मिलने की अनुभूमि की बड़ी लंबी चौड़ी व्यंजना कुछ मार्मिकता और कुछ फक्कड़पन के साथ करने लगे हैं। भाव क्षेत्र में असामंजस्य की इस अनुभूति का भी एक स्थान अवश्य है, पर यह कोई व्यापक या अस्थायी मनोवृत्ति नहीं है। हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर प्रवृत्त रहा है जहां जाकर प्राय सब हृदयों का मेल हो जाता है। वह सामंजस्य को लेकर अनेकता में एकता को लेकर चलता रहा है, असामंजस्य को लेकर नहीं। यानी कि कहीं न कहीं भारतीयता की जो विशेषता है उसके तरफ भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेत किया है। आगे लिखते हैं कि उपरोक्त परिवर्तनवाद और छायावाद को लेकर चलने वाली कविताओं के साथ-साथ दूसरी धाराओं की कविताएं भी विकसित होती हुई चल रही हैं। द्विवेदी काल में प्रवर्तित विविध वस्तु भूमियों पर प्रसन्न प्रवाह के साथ चलने वाली काव्य धारा सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे, पुरोहित प्रताप नारायण, तुलसीराम शर्मा दिनेश इत्यादि अनेक कवियों की वाणी के प्रसाद से विविध प्रसंग, आख्यान और विषय लेकर निथरती तथा प्रौढ़ और प्रगल्भ होती चल रही हैं। उसकी अभिव्यंजना प्रणाली में अब अच्छी सरसता और सजीवता तथा अपेक्षित वक्रता का भी विकास चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक तरफ छायावादी कवि कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन उसके समानांतर जो परंपरा से चली आ रही द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों पर आधारित कविताएं थी, उनका भी विकास क्रमशः हो रहा था। इसी दौर में आप देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त ने एक रचना लिखी साकेत। है तो वो छायावादी दौर की, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है वो आख्यान परक है, ठीक है, जिसकी चर्चा यहाँ पर शुक्ल जी ने किया हुआ है कि आख्यान परक और विषय लेकर निथरती तथा प्रौढ़ और प्रगल्भ होती हुई चली आ रही थी। तो साकेत एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। आगे लिखते हैं कि यद्यपि कई वादों के कूद पड़ने और प्रेमागान की परिपाटी यानी लव लिरिक्स का फैशन चल पड़ने के कारण अर्थभूमि का बहुत कुछ संकोच हो गया और हमारे वर्तमान काव्य का बहुत सा भाग कुछ रूढ़ियों को लेकर एक बधी लीक पर बहुत दिनों तक चला। फिर भी स्वाभाविक स्वच्छंदता यानी ट्रू रोमांटिसिज्म के उस नूतन पथ का ग्रहण करके कई कवि चले, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। रामनरेश त्रिपाठी के संबंध में द्वितीय उत्थान के भीतर कहा जा चुका है। तृतीय उत्थान में मुकुटधर पांडे की रचनाएं छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन स्वच्छंद मार्ग निकाल रही थी, यह भी हम दिखाए हैं और हम आपको पढ़ा आए हैं। मुकुटधर जी की रचनाएं नरेतर प्राणियों की गतिविधि का भी राग रहस्यपूर्ण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर झुकती मिलेंगी। प्रकृति प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके साहचर्य की भावना, ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के पद चिन्ह है। सर्वश्री सियाराम शरण गुप्त, अभी तक तो हम मैथिली शरण गुप्त को देख रहे थे, उनके भाई का भी इसमें प्रवेश हो गया है। सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठाकुर गुरु भक्त सिंह, उदय शंकर भट्ट इत्यादि कई कवि विस्तृत अर्थ भूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता का मर्म पथ ग्रहण करके चल रहे थे। यानी जब छायावाद चल रहा था तो ऐसा नहीं है कि स्वच्छंदतावादी कविताएं बंद हो गई थी, इतिवृत्तात्मक कविताएं लिखनी बंद हो गई थी, ये सब भी चल रही थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, आप सुभद्रा कुमारी चौहान का पढ़े होंगे। शुक्ल जी लिखते हैं कि वे न तो केवल नवीनता के प्रदर्शन के लिए पुराने छंदों का तिरस्कार करते हैं, न उन्हीं में एक बारगी बदकर चलते हैं। वे प्रसंग के अनुकूल परंपरागत पुराने छंदों का व्यवहार और नए ढंग के छंदों तथा चरण
व्यवस्थाओं का भी विधान करते हैं। व्यंजक चित्र विन्यास, लाक्षणिक वक्रता और मूर्तिमत्ता, सरस पदावली आदि का भी सहारा लेते हैं। पर इन्हीं बातों को सब कुछ नहीं समझते। एक छोटे से घेरे में इनके प्रदर्शन मात्र से वे संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ते। उनकी कल्पना इस व्यक्त जगत और जीवन की अनंत वीथियों में हृदय को साथ लेकर विचरने के लिए आकुल दिखाई देती है। और हृदय को साथ लेकर बार बार चलने का आग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। और ये शायद वही दौर है कि ये चिंतामणि भाग एक लिख रहे थे। और विचार वीथी, यहाँ पर देखिए चिंतामणि भाग एक का पुराना नाम विचार वीथी भी है। और उसकी भूमिका में भी उन्होंने लिखा है कि बात तो बुद्धि की होगी, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी हृदय का भी साथ लिया जाएगा और यात्रा कंप्लीट होगी। इस तरीके से आपने भूमिका को पढ़ी होगी। तो इसी तरीके से कोरिलेट करके आपको पढ़ना है और देखना है कि जो व्यक्ति लिख रहा है वो अपने समय और समाज से कितना प्रभावित है और उस किस तरीके से उसके अंदर आलोचनात्मक दृष्टि का विकास होता है। आगे लिखते हैं कि तृतीयोत्थान की प्रवृत्तियों के इस संक्षिप्त विवरणी से ब्रज भाषा काव्य परंपरा के अतिरिक्त इस समय चलने वाली खड़ी बोली की तीन मुख्य धाराएं स्पष्ट हुई होंगी। द्विवेदी काल की क्रमशः विस्तृत और परिष्कृत होती हुई धारा, छायावादी कही जाने वाली धारा तथा स्वाभाविक स्वच्छंदता को लेकर चलती हुई धारा, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की लालसा व्यक्त करने वाली शाखा भी हम ले सकते हैं। ये धाराएं वर्तमान काल में चल रही हैं और अभी इतिहास की सामग्री नहीं बनी है, इसलिए इनके भीतर की कुछ कृतियों और कुछ कवियों का थोड़ा सा विवरण देकर ही हम संतोष करेंगे। इनके बीच मुख्य भेद वस्तु विधान और अभिव्यंजन कला के रूप में परिणाम में है। पर काव्य की भिन्न भिन्न धाराओं के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते कि एक की कोई विशेषता दूसरी में कहीं दिखाई न पड़े। जबकि धाराएं साथ साथ चल रही हैं तब उनका थोड़ा बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही। एक धारा का कवि दूसरी धारा की किसी विशेषता में भी अपनी कुछ निपुणता दिखाने की कभी कभी इच्छा कर सकता है। धाराओं का विभाग सबसे अधिक सामान्य प्रवृत्ति देखकर ही किया जा सकता है। फिर दो चार कवि ऐसे रह जाएंगे जिनमें सब धाराओं की विशेषताएं समान रूप से पाई जाएंगी, जिनकी रचनाओं का स्वरूप मिला जुला होगा, कुछ विशेष प्रवृत्ति होंगी भी तो व्यक्तिगत होंगी। तो इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की जो पृष्ठभूमि निर्मित हुई, उसका कैसे विकास हुआ, उसके समानांतर और कौन कौन सी धाराएं चल रही थी और खड़ी बोली कहाँ पर जाकर रुकी थी। एक द्विवेदी युग की खड़ी बोली थी, एक छायावाद की खड़ी बोली थी और एक स्वच्छंदतावाद की खड़ी बोली थी। इसी तीन मुख्य धाराओं में खड़ी बोली का विकास हो रहा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि आदि से लेकर अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर को तन्मयता के साथ देखे होंगे, समझे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी कमेंट जरूर करेंगे कि आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।